आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो का पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव आंकलन किसी विकास योजना में आ सकने वाली पर्यावरण संबंधी समस्या की संभावना दिखाता है और बताता है कि अमुक योजना के प्रभाव से पर्यावरण को कितनी क्षति या नुकसान पहुंचेगा और इसका उपाय क्या हो सकता है, ये भी इसमें दर्शाया जाता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को शॉर्ट में EIA भी कहा जाता है। इसलिए अगर मैं आगे से EIA कहूं तो आप समझ जाइएगा कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन की बात हो रही है। ये एक प्रकार का टूल है जिससे विकास संबंधी गतिविधियों और पर्यावरण की चिंताओं के बीच समन्वय साधने का काम किया जाता है। इसी EIA की रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण वन मंत्रालय या बाकी अथॉरिटी किसी परियोजना को मंजूरी दे सकते हैं और रोक भी सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग साल 1978 के आसपास नदी घाटी परियोजना के इम्पैक्ट असेसमेंट से और बाद में इसके दायरे को बढ़ाया गया। समय समय पर इसके नियमों में बदलाव भी हुए और अब फिर से इसका ड्राफ्ट 2020 आया है। नए प्रारूप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि ये बेहद चिंताजनक और पर्यावरण विरोधी है। EIA और इस नए ड्राफ्ट को विस्तार से समझने के लिए हमने बात की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट टीम के निदेशक निवित कुमार यादव से। निवित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। निवित जी, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी बहुत दिनों से चर्चा लगातार खबरों में है, अखबारों में है। टीवी पे भले ही उतनी अच्छे इसको कवरेज नहीं मिली हो, लेकिन हम इसे कवर कर रहे हैं और इस बिना पर कवर कर रहे हैं कि लोग इसको समझें कि आखिर ये होता क्या है। तो मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आखिर है क्या? देखिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सरकार कुछ परियोजनाओं का एक लिस्ट बनाती है और उनको कहा जाता है कि आप शुरू होने से पहले और या फिर अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो आपको EIA कराना है। EIA मीन्स आपको एक स्टडी करानी है और ये पता करना है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ उस नुकसान को एकदम कम करने के लिए जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो परियोजना लेके आ रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस कर सकता है जिससे कि पर्यावरण को जो नुकसान है वो एकदम कम हो जाए। देखिए, इंडस्ट्री से आप नहीं सोच सकते कि नुकसान 0 हो जाएगा। EIA का कोशिश रहता है इसको मिनिमाइज करना, कायदे से डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, सेक्टर स्पेसिफिक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो बताना, उसके बाद इंडस्ट्री के साथ बैठ के क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, हमारा एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, हर 6 महीने में साल में क्या करना है, ये पूरा डिटेल आउट करना है। और उसको देखने के बाद जो हमारा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी रहता है वो डिसीजन लेता है कि परियोजना को स्वीकृति दी जाए कि नहीं। ठीक है। तो सर, ये जो परियोजना शुरू हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1977-78 के आसपास जो नदी घाटी परियोजनाएं थी उसका काम चल रहा था और उसके बाद से शुरू हुई और 86 के जो पर्यावरण एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत इसको लागू किया जाता है। ठीक है, मेरा सर सवाल ये है, क्या वाकई में जब हम परियोजनाओं को लागू करते हैं तो असेसमेंट उस हिसाब से किया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, या फिर ये केवल सफेद हाथी है? देखिए, इसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देंगे। तो जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन पे शाम को समाचार के बाद वेदर रिपोर्टिंग होती थी, तो उसमें कहा जाता था कि बारिश होगी, कल बारिश होगी जी। पर जब हम लोग छोटे थे तो 90% केसेस में ये रहता था कि उस दिन बारिश नहीं होती थी, चाहे उससे 2 दिन बाद हो जाए। जी जी। अगर आप आज देखेंगे, अगर वेदर डिपार्टमेंट बोलता है कल दिल्ली में बारिश होगी, आप देखेंगे दिल्ली के किसी न किसी एरिया में बारिश होती है। रीजन क्या है? हमारा जो मॉनिटरिंग है, वेदर डिपार्टमेंट ने जो मॉनिटरिंग स्टेशन देश भर में लगा रखे हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, तो डेटा बड़ा अच्छा आ रहा है, जिसकी बदौलत वो अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हैं और फोरकास्ट कर पाते हैं। अब जब आप EIA की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब सोचिए हम और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु में परियोजना शुरू होने वाली है, वो अपना EIA करा रहा है। अब वो जो डेटा कलेक्ट करके कंसल्टेंट दे रहा है वो कितना रिलायबल है, कितना कंप्लीट है,
कितना रिलायबल है और कितना कंप्लीट है किसको मालूम है, क्योंकि डिसीजन लेने वाले आधे लोग तो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। कितने लोग उस जगह पे जाके समझने की कोशिश किए हैं कि जो डेटा कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट है। मैं आपको कुछ पुरानी, अगर आप डाउन टू अर्थ वेबसाइट देखेंगे तो एक 10-12 साल पहले हम लोगों ने एक स्टडी किया था जी कि जो महानदी रिवर थी उस पे 40,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट को परमिशन दे दिया। अच्छा। और जब पहला प्रोजेक्ट आया तो ये नहीं देखा कि रिवर में कितना पानी है, और एक के बाद एक प्रोजेक्ट को दे दिया गया। ये नहीं देखा गया कि उससे पहले भी 10 प्रोजेक्ट है और एक एक करके 40,000 मेगा, उसका महानदी रिवर पे कितना असर पड़ा होगा तो महानदी के साथ अलावा। हाँ, माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ कि क्या इसी वजह से इस जो पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA जो है इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको समय समय पर जो है इसके ड्राफ्ट में चेंजेस किए जाते हैं? देखिए, कुछ चेंजेस अच्छे के लिए थे, जैसे 96 में पब्लिक कंसल्टेशन लाया गया जहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बना कि उनको भी एक से मिला कि क्या प्रोजेक्ट के बारे में अपनी राय देने का। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया 2006 में, जहाँ पे हमने कहा कैटेगरी ए सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब MOEFCC देखेगी और कैटेगरी बी स्टेट अप्रेजल कमेटी देखेगी। एक बहुत अच्छा स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि स्टेट के लोग अच्छी तरह बता सकते हैं कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं और कॉम्पिटेंसी काफी चाहिए, इसलिए बड़े और रिस्की प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में दे दिए गए थे और छोटे प्रोजेक्ट आपके स्टेट गवर्नमेंट में। तो एक अच्छी शुरुआत की गई थी। तो ऐसा नहीं कि जो सारे चेंजेस हैं गलत है। अब जो ड्राफ्ट चेंज करने की बात हो रही है, अब जो ड्राफ्ट को अपडेट करने की बात हो रही है, नॉर्म्स में चेंज लाने की बात हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अब क्या चेंजेस ऐसा चाह रहे हैं? और जयराम रमेश से लेकर तमाम बड़े नेता और पर्यावरणविद इस ड्राफ्ट के कुछ विरोध में आ रहे हैं, कुछ इसको चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ये बताएं कि ड्राफ्ट में ऐसा है क्या आखिर कि पर्यावरण प्रभाव आकलन फिर से चर्चा का केंद्र में आ गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग ये पूछते हैं कि इस ड्राफ्ट का विरोध क्यों हो रहा है, उनको पूरा ड्राफ्ट ठीक से पढ़ना चाहिए। कारण ये है कि ये ड्राफ्ट पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है, ये ड्राफ्ट है टू इंसेंटिवाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और सहूलियत प्रोवाइड करना है। आम हिंदुस्तानी इसके अगेंस्ट नहीं है। बिजनेस आना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देश तरक्की करे। साथ ही साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान देना है। एक सिंपल सी बात आपसे बोलेंगे कि दिल्ली में ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे क्यों चला गया? सिंपल सी बात है, क्योंकि जितने हमारे दिल्ली के अंदर लेक थे हमने उनको सुखा के बिल्डिंग बना दी। तो अब हम हिमाचल प्रदेश और दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है पानी के लिए। अगर हमारी नीतियां सही नहीं होंगी तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है हमें आज ना मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले। सेम चीज इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ है। पूरा ड्राफ्ट आप कायदे से पढ़िए, सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो बहुत खतरनाक चीज है ना निविद जी, ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि आप पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक होल्ड को मजबूत और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और पब्लिक जो इंगेजमेंट होती है उसको कम कर रहे हैं। आप सरकार को पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं एक तरीके से कि भाई यहाँ पर इतना प्रभाव होगा, ये आप अपने हिसाब से आंक लीजिए और पब्लिक हियरिंग आपकी एकदम से कम हो जाएगी। ये तो खतरनाक चीज है। कुछ चीजें अभी आपने जो बात बोली बहुत अच्छी बोली। हम इस ड्राफ्ट को लेके 2 या 3 चीजें आपके साथ और बोलना चाहते हैं। प्लीज। ठीक है, ये ड्राफ्ट के अंदर अगर फिर से आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो ये ड्राफ्ट बोलता है इन अकॉर्डिंग विद द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड NGT। तो सुप्रीम कोर्ट और NGT ने जो पास में कहा है कि आपने गलती की है, ये चीज गलत है, ठीक है, उसको ये रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। उस इलीगैलिटी को लीगल करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। कई ऐसे प्रोजेक्ट इसमें डाल दिए गए हैं जिनको कहा जा रहा है कि आप बाद में क्लियरेंस ले सकते हैं। अरे भैया, EIA का मतलब है प्रोजेक्ट आने से पहले आपको क्लियरेंस चाहिए। कल को पता चला कि नहीं, इस प्रोजेक्ट से तो पूरा जगह खराब हो जाएगी, फिर आप क्या कर पाएंगे? तो आप ये पोस्ट क्लियरेंस की बात कर रहे हैं जो EIA का जान हुआ करता है, उसी को आपने बर्बाद कर दिया। फिर आपकी बात कर रहे हैं वीकनिंग ऑफ द पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। पहले ये 45 दिन था, अब आपने 40 दिन कर दिया। कमेंट देने के पहले 30 दिन थे, फिर आपने 20 दिन कर दिए। एक बात खाली सोचिएगा,
ये कमेंट देता कौन है? गांव के लोग। वो कितने साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं? ज्यादा नहीं होते हैं। ये लोग 4 लोगों के पास जाते हैं, बैठते हैं, जो कंपनी ने ये दिया है उनसे कहते हैं आप हमें रिव्यू करके बताइए इस प्रोजेक्ट से अच्छा होगा कि बुरा होगा। उस हिसाब से हम पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग में अपना आवाज उठाएंगे। आपने उनसे वो 10 दिन का टाइम छीन लिया। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। दुनिया के किसी भाग में भी आप चले जाइए, अगर आपको इसको टाइमली कंप्लीट करना है तो 1996 या 7 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक अच्छा कंसेप्ट लाया था, जोनिंग एटलस। जोनिंग एटलस में सीपीसीबी ने बोला था कहाँ पे आप जाके इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, सब कुछ पूरा डिटेल आउट किया था। वो एरिया भी कहा था जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। बस पॉलिटिकल प्रेशर में आज तक वो जोनिंग एटलस सीपीसीबी के ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। हाँ, ठीक बात। अगली बात आप कहेंगे क्वालिटी ऑफ डेटा। अभी हमने आपसे वेदर रिपोर्ट की बात की कि डेटा अच्छा है, इसमें आप कह रहे हैं कि 3 साल पहले का भी आप डेटा ले सकते हो। अरे भाई, आपने ये बोला कि इस 3 साल के अंदर कितने और प्रोजेक्ट उसमें आए हैं? जितना मैं 3 साल पहले नदी में पानी था, 3 साल पहले पोल्यूशन कम था, 300 बढ़ गया, फिर आप कोई पुराना डेटा पे आप EIA बनाएंगे? ठीक बात है जी। तो डिसीजन मेकिंग तो आपका गलत होगा ही। यानी जितना मैं समझ पा रहा हूँ निविद जी, वो ये है कि एक तरीके से आप विकास जो है वो अपने दिखावे के लिए, बिना पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको बिना देखे, आप केवल उस विकास की नींव रखना चाहते हैं। भले ही उसमें मिट्टी दर के, चाहे आपके डैम से, चाहे गांव डूबे, चाहे कुछ हो, ये चीजें अब मायने बहुत ज्यादा इस ड्राफ्ट में नहीं रखी जा रही हैं। एकदम सही है। हम आपको सिर्फ एक दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पिछले 15 साल से हम लोग एयर पोल्यूशन को लेके परेशान है। कारण बड़ा सिंपल है, हमारी पॉलिसीज खराब रही। 1996 में दिल्ली से सारी इंडस्ट्री को कहा गया कि एयर पोल्यूटिंग, आप दिल्ली के बाहर चले जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। वो लोग कहाँ गए? दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए। अब दिल्ली एक छोटा सा इतने बड़े राज्यों के बीच में है, जब भी कहीं से विंड चलती है सारा पोल्यूशन तो दिल्ली में आ जाता है। अगर आपकी पॉलिसीज सही नहीं रहेंगी, आप रिजल्ट कहाँ से देखेंगे? तो निविद जी, इसमें किया क्या जाए? मतलब या तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सरकार के लिए खतरनाक था। कई बार ये भी होता है कि सरकार अपने हिसाब से भी नॉर्म्स चेंज करती रहती है कि हमको यहाँ सड़क निकालनी है, यहाँ पर ये आयोजन कराना है, यहाँ पर ये डैम बनाना है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, लेकिन आसपास के गांव वाले इसकी इजाजत नहीं देंगे या फिर ये पर्यावरण को खराब करेगा, तो चलिए नॉर्म्स हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। आखिर किया क्या जाए कि आपका पर्यावरण बचा रहे? हम आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे। अभी एक ईंट भट्टों को लेके एक NGT ने CPCB से कहा था एक स्टडी करो, तो CPCB ने कैरिंग कैपेसिटी स्टडी की कि पर्यावरण में क्या उसके अंदर इतना बचा हुआ है कि और एयर पोल्यूशन लोड ले सकता है। उस समय जाड़े में बहुत से ब्रिकल नहीं चल रहे थे, तो CPCB ने कहा है कि जो दिल्ली NCR में जहाँ पे स्टडी की गई है वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी मोर और लेस है ही नहीं कि कोई नई एयर पोल्यूटिंग यूनिट आ सके। तो आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर NCR में कोई नया प्रोजेक्ट आना ही नहीं चाहिए? इसीलिए EIA एक पुराना कंसेप्ट हो चुका है। अगर हमें सही में विल पावर के साथ काम करना है तो हमको एक नए कंसेप्ट की बात करनी है, क्युमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। हमें किसी एरिया में क्युमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करना है और ये जानना है उस एरिया में एयर पोल्यूशन लोड कितना है और एयर कितना लोड और ले सकती है। उस बेसिस पे हम नई इंडस्ट्री अलाउ करेंगे। पानी कितना है, पानी में लोड कितना है, क्या पानी और लोड ले सकता है कि नहीं, क्या सफिशिएंट फ्लो है कि नई इंडस्ट्री को पानी दे सकता है कि नहीं। हमें इस नए कंसेप्ट पे आना है, क्युमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। अदरवाइज होता क्या है, MOEF में 2 कमरे हैं, 2 कमरे में 2 कमिटी है, दो अलग अलग प्रोजेक्ट को गो अहेड दे देती हैं और उनको ये नहीं मालूम कि ये दोनों प्रोजेक्ट एक ही एरिया से है, एक ही जगह का पानी ले रहे हैं और एक ही जगह वो पोल्यूट कर रहे हैं। मेरा पहला कहना है क्युमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट आना चाहिए। नए ड्राफ्ट EIA में कहा गया है
कि इंडस्ट्री साल में एक बार रिपोर्ट देगी, जो पहले 2 बार देना था। आप इंडस्ट्री की रिपोर्ट को इतना रिलाई कैसे कर सकते हो? जैसे हमारे यहाँ एनर्जी ऑडिटर होते हैं, ठीक है, हम लोग के अकाउंट सेक्शन में फाइनेंशियल ऑडिटर होते हैं, हमें ऐसे ही इन्वायरमेंट ऑडिटर निकालना है जो MOEF के बिहाफ पे डिफरेंट इंडस्ट्री का ऑडिट करेंगे। अगर उनका ऑडिट गलत होगा तो मिनिस्ट्री उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। हमें नए सिस्टम की बात करनी है जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी रहे। एक पोल्यूटिंग यूनिट से कह रहे हो कि आप अपना स्टेटमेंट दे दो कि आपने साल भर कैसा काम किया, वो आपको क्या देगा साल के अंत में? और तीसरा और सबसे आखिरी बात जी, हम लोग को लोगों के साथ हम लोग को नहीं, सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां इंडस्ट्री लोगों के साथ मिल के काम करे। ये लोग जो फैक्टर है ना, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये चीज सरकार को समझ लेनी चाहिए। लोगों के आप ये काम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को हटा के आप काम नहीं कर सकते। ठीक ठीक। निविद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नए ड्राफ्ट से लेकर और पुराने नॉर्म्स तक पर हमने बातचीत की और आपने बहुत अच्छे से लोगों की भागीदारी को इसमें समझाया कि लोकतंत्र जो है, वो जो तंत्र है वो लोक से बनता है और लोक की भागीदारी लोकतंत्र बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निविद जी। धन्यवाद अंजू। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।